अभी तक कहा जाता था कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इस बार ये हमला वो है जब धर्म के आधार पर लोगों को मारा गया। किस तरह का इलाज पाकिस्तान का करना होगा जो पक्का इलाज हो। मैं ये माइक आप मुझसे इंटरव्यू करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। मैं आपके हाथ से छीन के ये माइक किसी के सर पर भी मार सकता हूँ। पाकिस्तान जानता है कि वो परंपरागत युद्ध में उन्होंने मान लिया है कि हम नहीं मुकाबला कर सकते। जो जिस किस्म का माहौल है उस देश में, वो देश टूट के कगार पे है। तो वो इस तरह की घटनाएं करके उन चीज़ों से ध्यान अपने लोगों का हटाना चाहते हैं। रिलीजन का इस्तेमाल करके, विकृत रूप रिलीजन को देके, उसका इस्तेमाल करके नौजवानों को पथभ्रष्ट करके उनसे आतंकवाद करा रहे। जातीय जनगणना का ऐलान कर दिया गया है। क्या ये सरकार के ऊपर एक पीयर प्रेशर बना दिया था विपक्षियों ने, उसका असर है या वाकई समाज को इसका लाभ होगा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना। इंडिया टीवी के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ एक खास शख्स इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। उन शख्स का जीवन परिचय मैं आपको दूं उससे पहले बता दूं, उनके उसूलों पर जब जब आंच आई उन्होंने सत्ता तक ठुकराई। जन्म उन्होंने भले ही मुसलमान का लिया, लेकिन प्यार उन्होंने राम को भी उतना ही किया। जिनके दिल में है कुरान, लेकिन गीता का भी हमेशा उन्होंने किया एहतराम। ईद की सेवई या दिवाली के लड्डू में उनके लिए नहीं कोई फर्क। जब भी देश हित की बात आए तो धर्म से ऊपर उनके लिए है फर्ज। मैं बात कर रही हूँ बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद जी का। आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तो टीवी की में काम करने से ज़्यादा आप तो कवियत्री हैं। बहुत शुक्रिया हाँ। आप इतना सारा ज्ञान आपके पास है, आप धर्म और संविधान को लेकर इतनी ज़्यादा समझ रखते हैं। ऐसे में मेरा सवाल आपसे ये है कि राजनीति में कहीं आपकी यही समझ बहुत भारी तो नहीं पड़ जाती कभी कभी? भारी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को, ख़ासतौर से मेरे समर्थकों को असहज बना देती थी। ख़ासतौर से इलेक्शन के ज़माने में कहती थी कि भाई ये बातें करके फिर आप तो अपने विरोधी के खिलाफ भी कुछ कहने को तैयार नहीं होते, तो फिर कैसे चुनाव होगा। तो असहज बना देती थी मेरे समर्थकों को। पहलगाम हमला हुआ जहां पर किसी खास संप्रदाय के लोगों को चुन चुन कर मारा गया। अभी तक कहा जाता था कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इस बार ये हमला वो है जब धर्म के आधार पर लोगों को मारा गया। अब किस तरह का इलाज पाकिस्तान का करना होगा जो पक्का इलाज हो? नहीं, आतंक तो मूल रूप से धर्म को विकृत करने वाले उसी में वो मूलित है। तो ये कहना कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, आतंक का धर्म होता है। वो धर्म है जो धर्म का मर्म है उसको अनदेखा करके उस धर्म को विकृत रूप देना, उसमें मूलित होता है। लेकिन बुनियादी तौर पे वो किसी आदमी को इसके लिए तैयार करना कि तुम मारने जाओ जिसमें तुम मर भी सकते हो, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये इंडोक्ट्रिनेशन ये तभी हो सकता है जब वो किसी न किसी ऐसे उद्देश्य से प्रेरित हो जिसको वो अपने जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है। तो वो उसका रिलीजन अगर जोड़ने के, उसका असल मर्म जो है वो ये है कि लोगों को जोड़ा जाए, तो इसका विकृत रूप ये है कि लोगों के बीच में खाई पैदा की जाए। देखिए, इंसान के अंदर ये क्षमता है। मैं ये माइक आप मुझसे इंटरव्यू करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। मैं आपके हाथ से छीन के ये माइक किसी के सर पर भी मार सकता हूँ। तो ये इंसान के अंदर दोनों तत्व मौजूद हैं, दैविक तत्व भी मौजूद है और आसुरी तत्व भी मौजूद है। इसीलिए हमारे यहाँ पर भारत में ख़ास तौर से, वैसे मैं कहूँगा सभी परंपराओं में इस पर जोर दिया गया। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? रिलीजन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन मैन। हमारे अंदर जो दिव्यता, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन अगर दिव्यता का प्रकटीकरण हो गया तो फिर हमें सबके लिए प्यार होगा दिल में, सबको हम जोड़ने की बात करेंगे।
अपनत्व होगा। और भारत का तो आदर्श ही एकात्म था, लेकिन इसके बावजूद इंसान अपने स्वार्थ के लिए, और है काहे के लिए, स्वार्थ से धर्म जो है वो यात्रा है। हर इंसान स्वार्थी होता है, उसको परमार्थ की तरफ ले जाने की यात्रा है। जो उस तरफ नहीं जाना चाहता, स्वार्थ में तो आदमी सब कुछ करेगा, दूसरे की जान भी लेगा। लेकिन ये स्वार्थ जब किसी को नुकसान पहुंचाने लगे, और इतनी बड़ी संख्या में, और किसी देश को नुकसान इस हद तक पहुंचाए कि हर तरीके से उसे परेशानी हो, उस वक्त उसका इलाज क्या ज़रूरी है? कभी आपने स्कूल में कहानी पढ़ी है बगला भगत की? जब वो बूढ़ा हो गया बगला, और उससे मछलियां नहीं पकड़ी जाती थी, तो उसने तिलक लगा लिया अपने और कहा भाई मैंने तो अब खाना ही छोड़ दिया है। मछलियां बेखौफ होकर उसके पास आने लगी, खा गया। पाकिस्तान जानता है कि वो परंपरागत युद्ध में उन्होंने मान लिया है कि हम नहीं मुकाबला कर सकते, हमारे पास शक्ति नहीं है। रिलीजन का इस्तेमाल करके, विकृत रूप रिलीजन को देके, उसका इस्तेमाल करके, नौजवानों को पथभ्रष्ट करके उनसे आतंकवाद करा रहे। और ये कोई नया काम नहीं कर रहे, वो पहले भी उन्होंने यही किया है। लेकिन अब पक्के इलाज की जरूरत नहीं, इलाज तो डेफिनेटली होना ही चाहिए था, पहले भी होना चाहिए था। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अब इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि उनके अंदर डेस्परेशन है। अपनी जो जिस किस्म का माहौल है उस देश में, वो देश टूट के कगार पे है। तो वो इस तरह की घटनाएं करके उन चीज़ों से ध्यान अपने लोगों का हटाना चाहते हैं। मैं अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ सर। यूसीसी की बात हो, वक्फ की बात हो, 3 तलाक की बात हो, आपने बेहद ही मुखरता से इन सब विषयों पर अपनी राय रखी, और एक खास संप्रदाय का आपने विरोध भी झेला। संप्रदाय का नहीं कहूँगा मैं, जो निहित स्वार्थ है संप्रदाय में, उनका उन्होंने बड़ा विरोध किया। इतना ज़्यादा विरोध किया कि 5-5 बार 87, 88, 89 में, 90 में भी 5, जब मैं गवर्नमेंट में था तो हमले हुए मेरे ऊपर, इतना हुआ। लेकिन एक बुनियादी बात है कि देखिए, सबसे पहली बात होती है, आप दुनिया के साथ शांति से तब रह सकते हैं जब आप खुद शांति में, आप अपने साथ शांति हो आपकी, यू लिव इन हार्मनी विद योर सेल्फ। तो मेरे लिए उस वक्त भी यही प्रश्न था कि अगर एक सीधा सीधा ऐसा काम किया जा रहा है जो मुझे लगता था कि ये गलत है, हर लिहाज से गलत है, न केवल निराश्रित बेसहारा तलाकशुदा मुस्लिम महिला के लिए बड़ा जुल्म था उसके ऊपर वो, बल्कि वो देश की एकता और अखंडता को भी कमजोर करता था, संवैधानिक ढांचे पर बुरा प्रभाव डालता था। पार्लियामेंट का इस्तेमाल आप करें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदलने के लिए, वो भी किस मामले में, सामाजिक न्याय के मामले में। तो ये बड़ी ख़राब एक परंपरा हमने 86 में इसको किया। मैंने उस वक्त गवर्नमेंट से अलग हो गया, अब इससे लोग नाराज़ हो गए। तो ठीक है, मैं अपने साथ तो अपनी अंतरात्मा के साथ तो मेरा मामला ठीक है, तो मुझे उसमें इत्मीनान है। विरोध है तो है, था वो विरोध कुछ समय के बाद कम होने लगा। आखिरी सवाल मेरा बस जाते जाते आपसे है, जातीय जनगणना का ऐलान कर दिया गया है, क्या ये सरकार के ऊपर एक पीयर प्रेशर बना दिया था विपक्षियों ने, उसका असर है, या वाकई समाज को इसका लाभ होगा? इसका जवाब तो सरकार में जो लोग हैं वो ही दे सकते हैं। मैं अपनी तरफ से ये समझता हूँ, ये मेरा निश्चित मत है कि अंग्रेज के ज़माने में कम्युनिटी और जाति राष्ट्र का बिल्डिंग ब्लॉक था, यानी राष्ट्र की इकाई जो थी वो नागरिक नहीं था, उसकी कम्युनिटी थी। उसी आधार पे सेपरेट इलेक्टोरेट था, उसी आधार पे अधिकार तय होते थे। अंग्रेज़ ने 1857 के बाद इसको एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया था। उसको डर गया था 1857 में, उसने कहा कि भाई इतना बड़ी रोटी है, इस रोटी में तुम्हारा हिस्सा इतना है, दूसरे का हिस्सा तुम अगर हमारे साथ ठीक करोगे तुम्हें तुम्हारे हिस्से से ज़्यादा दे दिया जाएगा। दूसरे से कहा कि तुम्हें
तुम्हारे हिस्से से हम ज़्यादा दे देंगे अगर तुम ठीक से रहोगे। और उन्होंने एक ज़ीरो सम गेम पैदा कर दिया। ज़ीरो सम जो आज तक अनफॉर्चुनेटली दिमागों को, ज़ीरो सम गेम क्या है कि मेरा फ़ायदा तभी होगा जब आपका नुकसान, और आपका फ़ायदा तभी होगा जब मेरा नुकसान। ये मैसेज उन्होंने दे दिया। भारत का संविधान नागरिक को बिल्डिंग ब्लॉक मानता है, इकाई मानता है, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस परंपरा का हो, चाहे जिस भाषा का हो, चाहे जिस रंग का हो। तो मेरा ये मानना है, मैं इसे छुपाऊंगा नहीं अपनी राय को, मेरा ये मानना है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने वर्ग विहीन, जाति विहीन समाज की कल्पना की थी, सांप्रदायिकता विहीन समाज की कल्पना की थी, जहाँ इससे कोई मतलब नहीं मुझे कि आपकी आस्था क्या है, आपकी जाति क्या है, आपकी बैकग्राउंड क्या है। उसी के साथ ये संवेदनशीलता भी उनके दिमाग में थी कि जो कमज़ोर हैं, गरीब हैं, जिनके पास ऊपर आज से नहीं एक लंबे समय से भेदभाव हुआ है, उनके लिए हमें लेवल प्लेइंग फील्ड पैदा करना है। ये भी उनके दिमाग में साफ। तो मेरा ये मानना है कि हमारी प्रतिबद्धता है कमज़ोर, गरीब, मार्जिनलाइज, जिनके ऊपर सामाजिक कारणों से अत्याचार हुआ, उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड पैदा करना हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन इस प्रतिबद्धता को के साथ हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कम्युनिटी कॉन्शियसनेस, कास्ट कॉन्शियसनेस, ये चेतना कि मैं इस जाति का हूँ, ये बढ़नी नहीं चाहिए। बहुत ही चेतना मैं भारतीय हूँ, ये मेरी बुनियादी चेतना है। बाकी सब चीज़ें और कामों के लिए, मैं जनजीवन, सार्वजनिक जीवन में एक ही चेतना है कि मैं भारतीय हूँ। बहुत ही साफ गोई से आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। यहाँ आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।